अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। चमोली बद्रीनाथ धाम में सुबह गांधी घाट से पिता पुत्र अचानक से नदी में बह गए और पिता को बचाने के लिए बेटे ने भी छलांग लगा दी। हादसे में पिता को बचा लिया गया, लेकिन बेटा अभी भी लापता है, जिसकी खोजबीन जारी है। बताया जा रहा है कि मलेशिया निवासी सुरेश चंद्र और उसका बेटा बलराज बद्रीनाथ धाम आए थे, जहां अचानक से सुरेश सिंह का पैर फिसल गया और वह अलकनंदा नदी में बहने लगे। उनको बचाने के लिए बेटे ने भी पीछे से छलांग लगा दी। एसडीआरएफ ने पिता को तो बचा लिया, लेकिन बेटा नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश में एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में एक शख्स अचानक से पुनार गदेरे में बह गया। बताया जा रहा है कि शख्स का सड़क किनारे से पैर फिसल गया था और वो सीधे गदेरे में ही गिर गया और गदेरे के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल जल पुलिस, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और खोजबीन में जुट गई है। हालांकि अभी तक शख्स का कुछ भी पता नहीं चल सका है। हल्द्वानी से एक बार फिर से युवाओं के दो गैंग के बीच में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो टीपी नगर इलाके के एक पेट्रोल पंप का है, जहां पर सोमवार शाम पहले दो लड़के पेट्रोल भरने पहुंचे थे और कुछ ही सेकंड बाद में उनके पीछे कई बाइक और स्कूटी सवार पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते कुछ नकाबपोश लड़के हाथों पर डंडे, तलवार और साथ ही दराती लिए स्कूटी सवार लड़के को घेर लेते हैं। इसी बीच मारपीट शुरू हो जाती है और एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए पेट्रोल पंप के ऑफिस की तरफ भागता है। हालांकि पेट्रोल पंप के मालिक बीच बचाव करते हैं। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और मारपीट की ये घटना फूल चौड़ गैंग और साथ ही आईटीआई गैंग के बीच ही बताई जा रही है। चमोली में मलारी नेशनल हाईवे अभी तक नहीं खुल सका है और लाता के पास में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। हालांकि प्रशासन रोड को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसके बाद में सड़क बंद हो गई। हालांकि टीम लगी हुई है और रास्ते को साफ करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जहां टीम लगातार उन पत्थरों को हटा रही है जिनके चलते रोड बाधित हुआ है। अयोध्या में विराजमान भगवान श्री रामलला की दिव्य विग्रह मूर्ति को सोमवार को देवभूमि की विश्व विख्यात ऐपण कला से सुसज्जित वस्त्र पहनाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐपण कला के कुशल शिल्पकारों से श्री रामलला के लिए ये वस्त्र विशेष तौर पर तैयार करवाए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों पोशाक को अयोध्या पहुंचाकर श्री राम मंदिर में भेंट किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि किसी राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब उसकी सांस्कृतिक जड़ें मजबूत हो। हमारी सरकार सांस्कृतिक संस्थानों और कला संगठनों के सहयोग से युवाओं को पारंपरिक कला में प्रशिक्षित कर रही है, जिससे कि वे अपनी संस्कृति पर गर्व करें और इसे और आगे बढ़ा सकें। बड़ी शुभ ये खबर आई, बाजे घर घर शहनाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये ऐपण वस्त्र श्री रामलला के लिए भेजे गए थे और तस्वीरों में आपको दिखा भी रहे हैं कि वही वस्त्र श्री रामलला को पहनाए गए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राज्य सरकार एक बड़ी घोषणा कर सकती है। खबर है कि 60 साल के पूरे होते ही बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना दी जाएगी। इसके लिए शासन ने सभी जिलों के समाज कल्याण विभाग को बाकायदा पत्र भेजा है और हर जिलों में पेंशन के लाभार्थियों का ब्यौरा मांगा गया है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है और उम्मीद की जा रही है कि उसी दिन इसकी घोषणा की जाएगी।
दिल्ली में मौजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी हरियाणा चुनाव प्रचार से सीधे दिल्ली वापस आए हैं और आज दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए भी जा सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने हैं, हरियाणा में भी इलेक्शन होने हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार कर चुके हैं पुष्कर सिंह धामी और अब वापस दिल्ली लौटे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली से ही जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रवर्त समिति का गठन किया गया है, जिसकी दूसरी बैठक आज होगी। पहली बैठक में 2 कांग्रेस विधायकों की ना पहुंचने से बैठक पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस विधायक हरीश धामी और ममता राकेश इस समिति के सदस्य हैं, लेकिन पहली बैठक में वो नहीं पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन उन्हें गंभीरता दिखानी चाहिए और दोनों विधायकों को आज होने वाली बैठक में शामिल होना चाहिए। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि बीजेपी के सदस्यता अभियान में उसके विधायक ही रुचि नहीं ले रहे हैं। कुछ यही हाल विधानसभा क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी अपने तय टारगेट के अनुरूप 25% मेंबर भी नहीं बना पाई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो सितंबर से शुरू हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर को समाप्त होने जा रहा है, लेकिन पहले चरण के मेंबरशिप के जो आंकड़े हैं, उसने पार्टी हाईकमान की चिंता बढ़ा दी है। न्यूज 18 के पास मौजूद बीजेपी का एक्सक्लूसिव ऑफिशियल डाटा बता रहा है कि मेंबरशिप के तय टारगेट को पूरा करने में उसके विधायकों और पदाधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। विधायकों की परफॉर्मेंस तो खराब है ही, साथ ही विधानसभा क्षेत्रों से भी तस्वीर कुछ अच्छी नहीं आ रही है। हालात ये हैं कि जिस केदारनाथ विधानसभा पर बीजेपी का फोकस है, वहां बीजेपी अभी तक महज 17% टारगेट ही अचीव कर पाई है। बीजेपी ने यहां 34,000 मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन 19 सितंबर तक बीजेपी केदारनाथ में मात्र 5,700 मेंबर ही बना पाई। बीजेपी को नानकमत्ता और धारचूला विधानसभा में सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। दोनों सीटें कांग्रेस के पास हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी अभी तक सबसे कम 8% ही मेंबर बना पाई है। सल्ट, द्वाराहाट, रुद्रपुर, काशीपुर, नरेंद्रनगर, यमकेश्वर में भी पार्टी की हालत खराब है। यहाँ बीजेपी 9 से 10% मेंबर बनाने का आंकड़ा ही छुपाई है। रानीखेत, खानपुर, घनसाली, किच्छा में टारगेट का 12% ही अचीव हो पाया है। सबसे शानदार परफॉर्मेंस बीजेपी की देहरादून कैंट, अल्मोड़ा और श्रीनगर विधानसभा में है। कैंट में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 54% का आंकड़ा छू लिया है। दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा में 44 और तीसरे नंबर पर श्रीनगर में पार्टी अपने तय टारगेट का 41% आंकड़ा अचीव कर चुकी है। सभी से बातचीत लगातार हो रही है और विधायक भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जैसा कि कुछ विधायक हमारे जम्मू कश्मीर के चुनाव में लगे हैं, कुछ विधायकगण हमारे हरियाणा के चुनाव में लगे हुए हैं, तो वहां से वो कुछ प्रयास भी कर रहे हैं। इसके कारण जो कुछ दिख रहा है कि कुछ विधायक अपने लक्ष्य से काफी दूर हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी नेताओं की इस परफॉर्मेंस से बीजेपी आलाकमान खुश नहीं है, लिहाजा अब इसमें रणनीतिक बदलाव किया जा रहा है। 25 सितंबर से दूसरे फेज की शुरुआत अब महाअभियान के रूप में की जा रही है। इस दिन हर बूथ पर एक पदाधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है और टारगेट दिया गया है एक दिन में कम से कम 100 मेंबर बनाने का। महाअभियान के दिन सभी को अपने बूथों पर रहना है। कुछ कार्यकर्ताओं को बूथ आवंटित किए गए हैं। उस बूथ पर रह करके कम से कम 100 सदस्य हर बूथ पर बनाने हैं और इस प्रकार से लगभग 2,51,000 सदस्य हम लोगों ने बनाए। पार्टी के इस अभियान को सबसे बड़ा झटका केदारनाथ में लगा है। यहाँ प्रस्तावित उपचुनाव के मद्देनजर भी सदस्यता अभियान को विशेष फोकस पर रखा गया था, लेकिन मेंबरशिप के आंकड़ों ने जो तस्वीर पेश की, उससे पार्टी खुश नहीं है।
लिहाजा यहाँ अब 25 सितंबर से मंत्रियों के प्रवास कराए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ में राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। जिन योजनाओं में ढिलाई बरती गई उस पर अधिकारियों से नाराजगी भी जताई गई। उत्तराखंड के 1,84,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को राज्य सरकार साल में 3 बार फ्री गैस रिफिलिंग देती है, जिसको लेकर अभी तक बजट रिलीज नहीं किया गया। इस बात पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और जल्द फाइल को तैयार करने के निर्देश दिए ताकि 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट में पास किया जा सके। चूँकि अभी अंत्योदय परिवारों को जो मुफ्त गैस रिफिल किया जाने के लिए जो संबंधित बजट उसमें जारी किया जाना था वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर विभाग से नाराजगी भी व्यक्त की है और चूँकि 25 तारीख की कैबिनेट है तो ये भी निर्देश दिया है कि शीघ्र जो है फाइल की मूवमेंट इतनी तेज की जाए कि हमारी 25 तारीख की कैबिनेट में वह आ सके। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर उठे सवाल के बाद में बद्री केदार मंदिर समिति भी हरकत में आ गई है। तीर्थ पुरोहितों ने भी जांच की मांग उठाई तो मंदिर समिति भी बेहद गंभीर हो गई है ताकि प्रसाद की शुद्धता और गरिमा बनी रहे। इसी को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अधिकारियों के साथ में बैठक की और धामों और मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता, शुद्धता, प्रयोग में लाई जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, रखरखाव, क्रय विक्रय सहित भंडारण के संबंध में चर्चा की गई। तमाम मीडिया के द्वारा, तमाम समाचार के चैनलों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि सरकार तिरुपति बालाजी में जो भगवान का जो भोग लगता था उसके साथ जो है प्रशासन के द्वारा, वहाँ के स्तरीय कर्मचारी के द्वारा जो मिलावट कर दिया गया है वो सरासर सनातन धर्म के जो है विपरीत है। और मैं सरकार से हमें ये भी संदेह हो रहा है कहीं ये व्यवस्था केरल में भी न हो जाए, क्योंकि जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नीचे से बन के आता है। उन डिब्बियों में क्या है, उस प्रसाद में क्या मिला है, हमें इसमें संदेह है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद के लड्डू में चर्बी मिलने के बाद में प्रसाद की शुद्धता की जांच की मांग की जा रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में प्रसाद को लेकर क्या है व्यवस्था, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तिरुपति बालाजी में लड्डू के प्रसाद में मिले चर्बी और मछली के तेल के बाद मंदिरों में चढ़ाने वाले प्रसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बद्रीनाथ धाम में भी आने वाले तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रसाद में शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है और जो घी बद्रीनाथ धाम में इस्तेमाल हो रहा है उसकी शुद्धता की भी जांच होनी चाहिए। घी का प्रयोग होता है वो श्रद्धालुओं के द्वारा दान दिया जाता है, ऐसा हमें ज्ञात है। और श्रद्धालु जो अपने घर से दान देते हैं तो वो शुद्धता का ही ध्यान रखते हैं। और अगर इसके अतिरिक्त अगर बाजारों में बिकने वाला जो भी जिसे भी देसी घी के नाम से जो बिक रहे हैं तो पूरे ही देश में घी की जांच होनी चाहिए। वहीं बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी बताते हैं कि धाम में जो प्रसाद बनता है उसकी पूरी जांच की जाती है, लेकिन जो प्रसाद श्रद्धालु चढ़ाते हैं उसकी भी शुद्धता की जांच होनी चाहिए। जो भगवान के लायक प्रसाद बन सके ऐसे प्रसाद को भगवान की पूजा में अर्पित किया जाए, इसका पूर्णतया ध्यान रखने का विधान है। बद्रीनाथ धाम में प्रसाद में चावल, दाल, केसरी भात और खीर खिचड़ी बनाई जाती है। इसकी विशुद्धता का ध्यान रखा जाता है। बद्री केदार मंदिर समिति ने भगवान बद्री विशाल के प्रसाद बनने से पहले चावल की साफ सफाई के लिए महिलाओं को रखा है, जिसकी जिम्मेदारी हक हकूकदारी की होती है। तो इस बारी में काम क्या होता है? इस बारी में यही है, भोग प्रसाद हमने वहाँ पे देना है भोग मंडी में, बस। तो उसको आप चावल है, दाल है, उसको पूरे साफ करके पूरी सफाई के साथ वहाँ भेजे जाते हैं। तिरुपति बालाजी में प्रसाद को लेकर मचे बवाल के बाद उत्तराखंड के चारों धाम में भी प्रसाद की जांच की मांग उठने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
हल्द्वानी में सोमवार रात एक धार्मिक मूर्ति को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा देखने को मिला। दरअसल यहां पर होलिका ग्राउंड में लगी भक्त प्रहलाद की मूर्ति को किसी ने खंडित कर दिया। इसकी सूचना जैसे ही हिंदू संगठन को लगी, उनका जमावड़ा होलिका ग्राउंड के पास इकट्ठा हो गया। फिर क्या था, भक्त प्रहलाद की टूटी हुई मूर्ति देखकर लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और होलिका ग्राउंड के पास में जमा हुए लोगों ने पुलिस से जांच की मांग की है। हालांकि थोड़ी देर बाद मामला शांत भी हो गया और पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। डोईवाला में लंबे समय से चली आ रही पुल निर्माण की मांग पूरी होने जा रही है और सत्तीवाला बुल्लावाला मार्ग पर लगभग 18 करोड़ की लागत से पुल निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। 240 मीटर लंबे डबल लेन के इस पुल का निर्माण कार्य वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जा रहा है और पुल निर्माण की खबर से ग्रामीणों में खुशी है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद किया और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीणों की लंबे समय से पुल निर्माण की मांग थी, जो अब सालों बाद पूरी हो रही है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। और ये मैंने आपसे सबके सामने कह रहा हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ हमारे गांव के लोग जो है इस पुल की मांग कर रहे थे और लगातार कई बार धरना प्रदर्शन भी किया और बहुत विभिन्न स्तर पे इसका वो किया और 2-3 बार इसका शिलान्यास वगैरह भी हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ जा रही थी। लेकिन अब जो है इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जिससे गाँव वालों को बहुत राहत मिलेगी। शुगर मिल चलती है तो जो गन्ने की ट्रॉली, गन्ने के जो गाड़ियाँ आती थी, उन किसानों को बड़ी परेशानी होती थी। तो इससे 18 करोड़ की लागत से भी ये पुल बन रहा है और मैं समझता हूँ उस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी। और मैं बहुत से हमारे किसान हैं जिन्होंने इसके लिए आंदोलन भी किया, जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने बहुत सारी मांग इस बारे में की। मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत टिहरी झील के साथ ही आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी टिहरी टाउन का भी पर्यटक की दृष्टि से डेवलपमेंट किया जाना है, जिसके लिए फिलीपींस से आई टीम और एडीबी के सदस्यों द्वारा सर्वे किया जा रहा है। मेगा प्रोजेक्ट के तहत टिहरी झील, रिंग रोड, नए टूरिस्ट पॉइंट और साथ ही पुल, बोटिंग पॉइंट, ट्रैकिंग रूट बनाए जाएंगे और नई टिहरी टाउन और बस अड्डे को भी रेनोवेट किया जाएगा और पर्यटन की सुविधा के अनुसार डेवलप करने की योजना बनाई जा रही है। और मेगा प्रोजेक्ट के तहत 1200 करोड़ रुपए से झील और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है। जो रिंग रोड है और हमारा आईएसबीटी न्यू दिल्ली के जो काम है, इसके लिए जो एडीबी की टीम है जो फिलीपींस से आई हुई है, वो सोशल सर्वे कर रहे हैं। एक आदमी को पूछ के गाँव में किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, जो उनको मुआवजा मिल रहा है वो मिल रहा है या वो संतुष्ट हैं, ये किसी तरह की कोई क्वारी है। तो उसका आजकल करीब 1 हफ्ते से इन लोगों का हर गांव में बैठकें और विजिट। पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम में पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया गया है और ब्रह्मकपाल में पिंडदान स्थल में तर्पण देने और पिंडदान करने का विशेष महत्व है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां देसी ही नहीं बल्कि विदेशी यात्री भी बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण करने पहुंचे हैं। माना जाता है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद कहीं दूसरी जगह पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 7 पक्षों का अपनी एक अलग ही महत्ता है। पितृपक्ष में जो है ब्रह्मा के सिर में जो है पिंडदान देने से 7 पीढ़ी का उद्धार तो होता ही होता है, लेकिन श्राद्ध पक्षों में जो भी यात्री अपने पितरों को पिंडदान देता है उसके एक अलग महत्व है। इस भूमंडल में भगवान बद्री विशाल के पावन धाम और ब्रह्मकपाल के समान कोई मोक्ष का स्थान नहीं है। यहाँ पर मनुष्य अपने पितरों को भगवान के बाल भोग से पिंड देकर उसकी जो 7 पीढ़ियों के पितर हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और श्राद्ध पक्ष का एक अपना महत्व है। लोग अपनी तिथियों पर इस स्थान पर पिंडदान तर्पण देते हैं। अगर किसी को अपने पूर्वजों की वंशावली नहीं पता या अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि भूल जाता है तो पुरोहितों के पास 200 वर्ष की वंशावली भी मौजूद है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात,
और महाराष्ट्र के लोगों के पुरोहित मौजूद हैं, जो उन्हें पिंडदान और तर्पण कराते हैं। ये मतलब 3-4 पीढ़ियों पे हम लोग खड़े हुए हैं। हर क्षेत्र के यहाँ पे जो भी पुरोहित हैं वो सारे देवप्रयाग समाज के हैं, देवप्रयाग समाज के हैं और हर किसी के पास वंशावली 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी पुरखों के नाम मिलेंगे। बद्रीनाथ धाम की ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण करने का विशेष महत्व है और यहाँ पहुंचकर लोग अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करके उन्हें मोक्ष दिला रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में एक आकृति कल चर्चा का विषय बनी रही। देर शाम को नीलकंठ पर्वत के ठीक ऊपर भोलेनाथ की स्वरूप जैसी आकृति दिखाई दी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों का कहना है कि साक्षात भोले शंकर ने बद्री वासियों को दर्शन दिए हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कल देर शाम को बादल की छाया से इस तरीके से आकृति बनी जो ओम और महादेव की छवि जैसी दिखाई दी।